हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने सारे सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी किया था। बहुत ही अच्छे से सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। वो एक लेवल हम लोगों ने टेक्स्ट बुक के ऊपर बनाया हुआ था, पर उसी के साथ साथ हम लोगों ने टेक्स्ट बुक की सारी चीज़ें भी कवर कर ली थी। अब आप देखोगे कि सेल चैप्टर के अंदर लास्ट में एक सेल डिवीजन का टर्म मेंशन्ड है। तो हम लोग आज लास्ट लेक्चर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है, और थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में भी उसको देखेंगे। अब सेल डिवीजन क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सपोज मेरे पास एक सेल है ये, अब ये सेल अब डिवाइड करेगा, तो ये सेल डिवाइड करेगा और बनाएगा एक पहला सेल और दूसरा सेल। तो ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर एक सेल ने डिवाइड करके दो छोटे छोटे नए सेल बनाए, उसको हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। अब ये जो सेल डिवीजन है वो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में होता रहता है, और ये यूजुअली अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी होता है। क्योंकि कई बार अगर हमें कट लग जाता है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे हज़ारों सेल की डेथ हो गई है, वहाँ पे आरबीसीज बाहर फ्लो कर रहे हैं, अंदर से ब्लड के अंदर भी जितने भी सेल है वो भी बॉडी के बाहर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेल का लॉस हुआ, ऐसा हम लोगों ने देखा। तो अब वहाँ पे वो जो कट लगा है हमें, वो कट पे अब नए सेल कैसे आएंगे? तो जो उसके आजू बाजू के सेल थे वो सेल डिवाइड करेंगे, और फिर डिवाइड करते 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 जब उन्हें लगेगा कि वो पहली वाली पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तब वो डिवीज़न स्टॉप कर लेंगे और वो स्किन पहली जैसी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस को हम लोगों ने हीलिंग बोल दिया, रिकवरी बोल दिया, कि ऐसे बॉडी हील करता है, ऐसे बॉडी रिकवरी होता है। पर ये एग्जैक्टली सेल डिवाइड करते हैं उस जगह पे, और फिर पहले जैसे नंबर ऑफ सेल हो जाते हैं तब वो डिवीज़न स्टॉप कर लेते हैं। तो हमारा स्किन पहले जैसा हो जाता है, या फिर वो एरिया था वो पहले जैसा हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, वो काफ़ी बाहर घूमते हैं, खेलते हैं, गिर जाते हैं, उनको लग जाता है घुटनों पे, तो उधर छाले पड़ जाते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे नए सेल बनते जाते हैं, ऊपर स्किन आता है। पहले ऐसे ही ब्लड आ रहा होता है, फिर ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग स्कम कहते हैं। स्कम फिर धीरे धीरे ड्राई होता है, बहुत ड्राई हो जाता है, फिर अंदर एक वाइटिश कलर का स्किन बनता है, फिर वो धीरे धीरे पूरा ब्लैक हो जाता है, मतलब जैसे भी इंसान का कलर है ऐसे। तो ऐसे धीरे धीरे सेल डिवाइड करता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे बॉडी के अंदर भी ऐसे कंटिन्यूस सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है, बॉडी के बाहर भी होती, मतलब बॉडी के ऊपर भी होती है, सुपरफिशियल लेवल पे जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इरेगुलेटेड सेल डिवीजन होता है। मतलब सपोज हमारे पास एक एरिया है, वहाँ पे 100 सेल हैं, ऐसे नंबर के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं 100 सेल जैसे, हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, कर भी नहीं सकते। 100 सेल है, 100 सेल की डेथ हो गई। अब ये 100 सेल की जगह पे अब जो उसके आजू बाजू वाले सेल थे उन्होंने डिवाइड करना चालू किया। अब ये आ गए, इन लोगों ने बना लिए 90 सेल, फिर इन लोगों ने बना लिए 99 सेल। अब 99 सेल बन जाने के बाद अब ये लोगों को नॉर्मली क्या करना चाहिए कि एक और सेल डिवाइड कर जाने के बाद इनको बंद हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी तो यही कहता है कि जितना ज़रूरत है उतना बनाओ। पर कई बार क्या होता है कि ये 100 सेल की जगह अब बना रहे 110 बनाए, मतलब फिर 110 बनाने के बाद 200 बना लिए। तो ये जो सेल डिवीजन है वो स्टॉप नहीं हुआ, वो रेगुलेट नहीं हुआ। तो ये जो नंबर ऑफ सेल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो आगे जाके ट्यूमर बन जाते हैं, और फिर ये ट्यूमर कैंसर बन जाता है। मतलब ट्यूमर हो तो वो कैंसर हो या नहीं हो वो ज़रूरी नहीं है, तो वो आगे जाके कैंसर का भी ट्यूमर हो सकता है। तो इरेगुलेटेड सेल डिवीजन
ऐसा सेल डिवीजन पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो सेल डिवीजन को हम लोग कहते वो कंटिन्यूस सेल डिवीजन को हम लोग कहते हैं कैंसर। तो उसके बाद आता है कंट्रोल कहाँ से होता है कि ये जो 99 सेल के बाद 100 सेल बनना था, वो कंट्रोल कहाँ से आता है? तो वो कंट्रोल आता है न्यूक्लियस से। जो न्यूक्लियस पूरा सेल डिवीजन का प्रोसेस कंट्रोल करता है। अब हम लोग देखते हैं सेल साइकिल के बारे में। अब सेल साइकिल के अंदर टोटल 4 फेज होते हैं। हम लोग G1 से स्टार्ट करते हैं। G1 फेज मतलब गैप 1 फेज। G1 फेज के बाद आता है, यहाँ पे एरो मार्क है, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे S फेज। S फेज मतलब होता है सिंथेसिस फेज। उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज है गैप 2 फेज। और फिर उसके बाद आता है M फेज या माइटोटिक फेज या माइटोटिक फेज, या हम लोग उसको M फेज बोलते हैं। तो M फेज। तो ये 4 स्टेजेस के अंदर सेल डिवीजन होता है, मतलब ऐसे एक सेल का लाइफ साइकिल होता है डिवाइड करने का। तो सबसे पहले अगर एक छोटा सा सेल है, ये छोटा सा सेल है, इसने डिसाइड किया कि अब ये डिवाइड करेगा, तो ये सबसे पहले जाएगा G1 फेज के अंदर, फिर वो जाएगा S फेज के अंदर, फिर वो जाएगा G2 फेज के अंदर, और फिर वो जाएगा M फेज के अंदर। M फेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सेल साइकिल का वो फेज है जहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे, मतलब एक बड़े सेल से 2 छोटे छोटे सेल बनेंगे। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड होना। अब G1, S और G2 फेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। G1, S, G2 फेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेस, और जो M फेज है वो एक अलग फेज है। अब यहाँ पे हमारे पास एक G0 फेज भी है। अब G0 फेज मतलब क्या? तो हमेशा जो सेल होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे हमारे हार्ट के सेल हैं, कार्डियक सेल, या फिर हमारे न्यूरॉन्स है बॉडी के अंदर, जो ब्रेन के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, वो डिवाइड नहीं करते हैं। जो एक बार बन गए वो बन गए। तो जो ये सेल होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो सेल साइकिल का स्टेज होता है इससे दूर चले जाते हैं, और वो फेज को हम लोग कहते हैं गैप 0 फेज या G0 फेज। तो ये जो G1, S और G2 फेजेस, G1, S, G2 और M फेजेस हैं, वो ऐसे सेल्स के लिए है जो एक्टिवली डिवाइड करने वाले हैं या कर रहे हैं। पर ये जो G0 फेज है वो ऐसे सेल हैं जो ऐसे सेल के लिए है जो अभी डिवाइड नहीं करने वाले हैं, जो अभी नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, जिनका डिवीजन अभी नहीं होने वाला है। तो ये भी सेल साइकिल के अंदर इंक्लूडेड है। अब M फेज के अंदर भी छोटे छोटे 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ये थोड़ा आपको नाम ऐसा लगेगा पर इसमें कुछ है नहीं, आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि ये क्या है, कैसा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, आप इसको एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, फिर आपको ये गो थ्रू हो जाएगा। इतना कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है ये। अब उसके बाद आता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात आती है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग n से शो करते हैं, स्मॉल n से शो करते हैं। अब ये जो ह्यूमन है, हम लोग हैं, ह्यूमन के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये जो क्रोमोसोम है, इसके बाद हम लोग नया टर्म देखेंगे, वो होता है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या है? तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि सपोज एक ऑर्गेनिज्म है ए। अब ए ऑर्गेनिज्म के पास 8 क्रोमोसोम है। ऑर्गेनिज्म है ए और ये ऑर्गेनिज्म के पास 8 क्रोमोसोम है, 8। अब ये 8 क्रोमोसोम का अगर उसके पास एक नंबर में है, मतलब ये 8 होंगे तो 8 में से पहला क्रोमोसोम 1 नंबर, दूसरा क्रोमोसोम 2 नंबर, तीसरा क्रोमोसोम 3 नंबर, ऐसे करते 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 8 क्रोमोसोम हो जाएंगे।
तो ये 8 के 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। पर आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 8 क्रोमोसोम है, 8 के 8 क्रोमोसोम एक एक नंबर में प्रेजेंट है। मतलब पहला क्रोमोसोम है वो एक है, दूसरा क्रोमोसोम है वो एक है, तीसरा क्रोमोसोम है वो एक है, 8वां क्रोमोसोम है वो एक है। तो टोटल हो जाते हैं 8 क्रोमोसोम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब वैसे ही हम लोग बी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेते हैं। बी ऑर्गेनिज्म में है टोटल 9 क्रोमोसोम। अब ये जो 9 क्रोमोसोम है, ये 9 क्रोमोसोम में भी क्या है, तो ये 9 क्रोमोसोम में 1 to 9 क्रोमोसोम है वो पैर में प्रेजेंट है, 1 2 3 अप टू 9। तो जो पहला क्रोमोसोम है एक नंबर का क्रोमोसोम, उसके जैसा ही एक और क्रोमोसोम होगा उसके साथ पैरिंग में। तो +1 नंबर 2 है, उसके जैसा ही दूसरा क्रोमोसोम होगा, वो होगा नंबर 2। फिर वैसे ही तीसरे नंबर का क्रोमोसोम होगा, उसके जैसा ही तीसरा क्रोमोसोम होगा नंबर 3। तो ऐसे करते 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 टोटल हमारे पास ऑर्गेनिज्म बी में हो जाते हैं 18 क्रोमोसोम। तो ऐसे हमारे पास, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्रोमोसोम एक ही नंबर में प्रेजेंट है, मतलब पहले नंबर का क्रोमोसोम 1, दूसरे नंबर का क्रोमोसोम 1, तीसरे नंबर का क्रोमोसोम 1, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और उनको हम लोग एन से शो करते हैं। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्रोमोसोम तो है पर वो पैर में प्रेजेंट है। मतलब एक नंबर का क्रोमोसोम होगा, उसके जैसा ही दूसरा क्रोमोसोम होगा उसके जैसा नंबर 1 का, फिर 2 नंबर का क्रोमोसोम जैसा 2 नंबर क्रोमोसोम होगा। तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे 18। तो इन लोगों को हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड, और इन लोगों को हम लोग डिनोट करते हैं 2H। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल साइकिल के बारे में। अब सेल साइकिल के अंदर ये जो 4 फेजेस हैं, T2 और M, तो ये 4 फेजेस का अपना एक अलग फंक्शन है, अपना एक अलग काम है। इन बिटवीन M फेज के बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं G1 फेज से। G1 फेज फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेस है, इसको हम लोग गैप 1 फेज कहते हैं। और ये फेज के अंदर क्या होता है, ये फेज के अंदर डिवीजन ऑफ, ये फेज के अंदर यूजुअली सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड करते हैं और एस फेज के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब ये एस फेज क्या है, तो एस फेज का मतलब है सिंथेसिस फेज। यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा। अब डीएनए को हम लोगों ने बना दिया था क्रोमोसोम के, तो क्रोमोसोम के अंदर अगर आपने आगे के लेक्चर देखे होंगे तो डीएनए क्रोमेटिन बन जाता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाता है। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ ये समझनी है कि अगर ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम है। अब ये अगर 46 क्रोमोसोम है, अब ये 46 क्रोमोसोम में से मुझे दो सेल को ये 46 क्रोमोसोम देने हैं। तो मैथमेटिकली क्या होगा, तो एक सेल को 23 क्रोमोसोम जाएंगे, दूसरे सेल को भी 23 क्रोमोसोम जाएंगे। पर मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, 46 को एक और बार 46 डिवाइड कर लूँगा। तो मैं डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर लूँगा। मतलब एक पहला 46 का जोड़ा था वो पहले सेल के लिए, और दूसरे सेल के लिए मैंने दूसरा जोड़ा बना लिया 46 क्रोमोसोम का। तो मेरे पास अभी 2 पेयर ऑफ 46 क्रोमोसोम हो गए। तो डीएनए को रेप्लिकेट करना भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन के टाइम कॉमन रहे, सेम रहे, इसलिए। तो एस फेज के अंदर डीएनए जो होता है वो डबल होता है, या हम लोग ऐसा नहीं बोलते क्रोमोसोम डबल होता है,
हम लोग ऐसा बोलते हैं डीएनए डबल होता है और रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी करना। तो ऐसे 46 के 46 क्रोमोसोम बनने जितना डीएनए तैयार हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम को तो हमने कैसे मेजर किया था, डीएनए से। बहुत सारा डीएनए कंपाइल होके एक क्रोमोसोम बन गया। तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम बड़ा है, डीएनए छोटा है, तो हम लोग यूजुअली यूनिट को कंसिडर करते हैं। तो सबसे छोटा डीएनए, और डीएनए को डबल कर लिया जाता है एस फेज के अंदर। अब एस फेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है, क्योंकि अगर कोई डिवीजन रह गया तो कोई भी सेल में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसकी वजह से एस फेज को जब भी एस फेज स्टार्ट होता है तो बाकी सारी प्रोसेस सेल की रोक दी जाती है, और एस फेज के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट दोनों सेल में वो प्रॉब्लम कैरी कर सकता है। उसके बाद आता है G2 फेज। रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स को डिवाइड कर लिया जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि 10 सेल ऑर्गेनल्स हैं, अब उसमें से 5 इस साइड चले जाएंगे, 5 इस साइड चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो, इसलिए बाकी पहले सेल के लिए 10 बनाने हैं, दूसरे सेल के लिए 10 बनाने हैं। तो ऐसे डिवीजन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स किया जाता है। फिर चेकिंग की जाती है। चेकिंग किस चीज़ की? कि सारी चीज़ें सही से डिवाइड हुई है नहीं हुई है, सब लोगों ने काम बरोबर किया है नहीं किया है, तो ऐसे सब चेकिंग किया जाता है। उसके बाद आता है स्टोरिंग एनर्जी। तो जो एम फेज होता है G2 फेज के बाद, तो वो फेज के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है या यूज़ होता है। तो ये टाइम पे G2 फेज में वो एनर्जी कम नहीं पड़े, इसकी वजह से एनर्जी को स्टोर किया जाता है और एम फेज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब उसके बाद आता है एम फेज। अब एम फेज सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है। अब एम फेज के अंदर अगर सेल आता है तो उसके पास दो चॉइसेस है। वो आइदर माइटोसिस कर सकता है, माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है, या फिर वो मियोसिस कर सकता है, मियोसिस भी एक टाइप का सेल डिवीजन है। अब हम लोग उसके डिफरेंस को देखते हैं। तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो सेम होंगे। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ह्यूमन का ये एग्जांपल लेते हैं कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं। तो जब ये यहाँ से दूसरा सेल बनेगा, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल, और ये 46 क्रोमोसोम का पहला सेल। तो जब ये यहाँ से 46 क्रोमोसोम वाला पहला सेल जब नंबर ऑफ सेल 2 बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो 46 के 46 ही ट्रांसफ़र होने चाहिए नए सेल के अंदर। 46 के 46 ट्रांसफ़र होने चाहिए। तो अगर ऐसा सेल डिवीज़न होता है तो ऐसे सेल डिवीज़न को हम लोग कहते हैं माइटोसिस। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, हम लोग इधर तक ही रखते हैं इसको। तो अगर एक सेल है उसके अंदर सपोज़ 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसके जो नेक्स्ट 2 सेल होंगे उसमें भी 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे। ऐसे डिवीज़न को हम लोग कहते हैं माइटोसिस। और जो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, माइटोसिस के अंदर एक एग्जिस्टिंग सेल होता है, उससे डिवाइड होकर 2 सेल बना लिए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस के अंदर क्या होता है? तो मियोसिस के अंदर एक सेल है हमारे पास, ओके अच्छा नहीं ड्रॉ किया, रुको मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब मियोसिस है। मियोसिस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल है 46 क्रोमोसोम का। ये 46 क्रोमोसोम का एक सेल है। अब पहली चीज़ क्या है? तो नंबर ऑफ सेल आफ्टर डिवीजन इज़ 4। तो डिवीजन के बाद 4 टोटल सेल बनेंगे। तो ऐसे ही 4 सेल बनने वाले हैं। पर क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ। तो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाएगा। तो 46 का हाफ कितना होता है? 23। तो 23 करके 4 सेल बना लिए जाएंगे। 23 और 23। तो ऐसे हमारे पास मियोसिस होता है। एक ऐसा सेल डिवीजन जिसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाता है और टोटल नंबर ऑफ सेल डिवीजन के बाद 4 होते हैं।
ऐसे सेल डिवीजन को हम लोग मियोसिस कहते हैं। एक ऐसा सेल डिवीजन जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम रहता है और नंबर ऑफ सेल डिवीजन 2 ही रहते हैं, ऐसे डिवीजन को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। अब उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज के अंदर आइदर माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों के अंदर जो फेज हैं उनका एक ही नाम दिया गया है। अगर कोई सेल माइटोसिस से डिवीजन करता है तो भी हम लोग जो फेज हैं उसको हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कहते हैं। अगर वो मियोसिस करता है तो भी हम लोग उसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कहते हैं। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। अब बात आती है होमवर्क की। तो होमवर्क में आपको सबसे पहली चीज़ लिखनी है माइटोसिस और मियोसिस का इम्पोर्टेंस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं। तो माइटोसिस मियोसिस का इम्पोर्टेंस और ये बॉडी में कहाँ होता है। तो 4 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, दूसरा क्वेश्चन बॉडी में कहाँ होता है, थर्ड क्वेश्चन इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस, फोर्थ क्वेश्चन बॉडी में कहाँ होता है, कब होता है, फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट इज साइटोकाइनेसिस एंड व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, KARYOKINESIS, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिए। और ये लेक्चर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा। बहुत अच्छे से सुनने के लिए यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। आपको ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।